जय हिंद एवरीवन। आज है मध्यकालीन भारत का चौथा लेक्चर और आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। किसके बारे में ना? दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है 1206 से और कब तक चलता है भाई? 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी के बीच और बाबर के बीच। तो बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है। उस तरह करके दिल्ली सल्तनत का मात्र एक शासक जो युद्ध के मैदान में मारा जाता है। उसके बाद बाबर ने मुगल वंश का स्थापना कर देता है दिल्ली सल्तनत के जगह पर। तो अभी हम लोग को बाबर वगैरह नहीं पढ़ना है, उसको हम लोग मुगल में पढ़ लेंगे। अभी हम लोग फोकस रखते हैं दिल्ली सल्तनत में, जो स्टार्ट होता है 1206 से और कब तक रहता है? तो 1526 तक, जब तक पानीपत का युद्ध नहीं होता है। पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 को लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। उसको आगे पढ़ना है। अभी देखिए 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक कुल 320 वर्षों तक दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों का शासन रहा और यही मुस्लिम सुल्तानों का शासन क्या कहलाया भाई? दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या फिर सल्तनत ए हिंद, क्या भाई? दिल्ली सल्तनत या फिर सल्तनत ए हिंद या फिर सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। कौन कौन सा वंश है? ये आपके 5 वंश हो जाते हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। कौन कौन सा? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। 5 वंश जो है, 5 वंश जो हैं, पांचों वंश को मिलाकर हम लोग एक नाम देते हैं जिसका नाम रहता है दिल्ली सल्तनत। चूंकि इन लोगों ने दिल्ली को केंद्र बना के शासन किया। पहले स्टार्ट हो जाता है आपका गुलाम वंश, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश, फिर पढ़ेंगे तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश लास्ट में। फिर आएगा इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1526 ईस्वी में। बाबर आएगा, बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करेगा, युद्ध के मैदान में मार देगा और उसके जगह पर मुगल वंश का स्थापना करेगा। समझ में आ गया? तो गुलाम वंश का स्थापना होता है 1206 में और ये चलता है आपका 1290 तक, यानी लगभग आपका 84 साल तक चलता है। कौन सा? तो गुलाम वंश। गुलाम वंश कितने साल तक चलता है भाई? 84 साल तक चलता है। खिलजी वंश की बात करें तो 1209 जैसे ही खत्म होता है आपका गुलाम वंश, स्टार्ट हो जाता है खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, यानी लगभग आपका 40 साल तक चलता है। कौन सा? 40 साल ही होगा ना? अरे 10 30 साल तक, 30 साल तक चलता है। कौन सा वंश? तो 30 साल तक चलता है आपका खिलजी वंश। उसके बाद जैसे ही खिलजी वंश खत्म हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है आपका तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक, यानी 80 और इधर आपका आ जाएगा 14, यानी 94 साल तक, 94 साल तक चलता है। कौन सा वंश? तो 94 साल तक चलता है आपका तुगलक वंश। उसके बाद आता है आपका सैयद वंश। सैयद वंश आता है 1414 से लेकर 1451 तक, यानी लगभग आ जाएगा कितना? इधर आ जाएगा 6 और इधर आ जाएगा आपका 31। 6 और 31 कितना हो गया? 6 और 31 हो गया लगभग 37 साल तक आपका वही होगा ना? देख लेते हैं फिर से। अगर यदि हम इधर 6 कर देंगे तो ये बन जाएगा 20। 20 में अगर यदि 31 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 51 और 31 और 6 37 साल तक लगभग चलता है आपका सैयद वंश। और आखिर में आता है लोधी वंश। लोधी वंश आपका इधर 49 साल और इधर आपका 26, तो 49 और 26 कितना हो गया? 49 सॉरी 49 और 26 हो गया, 915 के 5 हाथ में 1 और 2 4 6 1 7, 75 साल तक लगभग चलता है आपका लोधी वंश। उसके बाद लोधी वंश खत्म हो जाता है। तो यही सबको गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश को क्या कहा गया है? तो दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया है, जो 1206 से स्टार्ट होता है और लगभग 1526 तक जाता है। इनमें से 4 वंश जो है वो तुर्क थे। कौन से जनजाति के थे? तुर्क जनजाति के थे। और 5वां जो अंतिम था लोधी वंश, लोधी आपका अफगान शासक हुआ करता था, यानी अफगान का रहने वाला हुआ, अफगान का था। समझ में आ गया? इसको थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं। देखो ट्रिक क्या है भाई? ट्रिक है आपका गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो, सांस नहीं लेना है, सांस लेना है। सांस का मतलब ऑक्सीजन लेना है, सांस नहीं लेना है। तो ट्रिक क्या है भाई? गुलाब खिले तो सांस लो। जैसे गुलाब से आ जाएगा गुलाम वंश, खिले से आ जाएगा खिलजी वंश, तो से आ जाएगा तुगलक वंश, सा से आ जाएगा सैयद वंश और लो से आ जाएगा आपका लोधी वंश। उसी तरह इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो इसके लिए ट्रिक है संस्थापक के लिए, एवक जल गया खिबो से।
ऐबक जल गया किससे? तो ऐबक जल गया आपका खीवो से। खीवो 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 खीवो, ख से कोई आदमी का नाम बताओ ना, ख से चलो ऐसे ही याद रख लो, खीवो से। अब ऐबक जल गया किससे? तो खीवो से जल गया। और इसका कार्यकाल की अगर बात करें तो कार्यकाल के लिए ट्रिक है आपका तुगलक सखी। कौन सा है? तुगलक सखी। सबसे लंबा कार्यकाल तुगलक का, उसके बाद गुलाम का, फिर लोदी का, फिर सैयद का, फिर खिलजी का। तुगलक, गुलाम, लोदी, सैयद, खिलजी। गुलाम वंश के संस्थापक हो जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हो जाते हैं? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौर वंश के शासक मोहम्मद गोरी के बेटी से शादी किया। उसके बाद दिल्ली में ही अपना स्थान बसा लिया। उसी तरह खिलजी वंश के शासक कौन हो जाएंगे भाई? तो जलालुद्दीन खिलजी। कौन हो जाएंगे भाई? जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो तुगलक वंश के संस्थापक हो जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक। उसी तरह सैयद वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो सैयद वंश के संस्थापक हो जाएंगे खिज्र खां। कौन हो जाएंगे भाई? खिज्र खां। और लोदी वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो बहलोल लोदी। ट्रिक्स देख लिए। गुलाब खिले तो सांस लो, ये वंश हो गया। गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। और संस्थापक हो गए, संस्थापक का ट्रिक हो गया ऐबक जल गया खीवो से। यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन, गयासुद्दीन, खिज्र खां और बहलोल लोदी। कार्यकाल देख लिए कि तुगलक सखी, तुगलक का सबसे ज़्यादा, फिर है उसके कम गुलाम का, फिर है लोदी का, फिर सैयद का, फिर खिलजी का। यहाँ देखो ना, अभी बताए थे ना, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो गुलाम वंश कितने साल तक? तो गुलाम वंश लगभग 84 साल तक शासन करता है। कितने वर्ष तक? 84 साल तक। इसी तरह खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश हो जाता है आपका 30 वर्ष तक। खिलजी वंश आ जाता है 30 वर्ष तक। तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश आ जाता है इधर 20, 80 और इधर लगभग 94 साल तक। तो तुगलक देखो सबसे ज़्यादा तुगलक शासन करता है, लगभग कितना साल तक? तो 94 साल तक। सैयद वंश की बात करें तो इधर आ जाता है 6 जोड़ेंगे तो 20 और 31 37 साल तक। और लोदी की बात करें तो इधर आ जाएगा आपका 49 और इधर 26, दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग आ जाएगा 75 साल। यानी सबसे ज़्यादा आपका कौन? तुगलक, उसके बाद आएगा गुलाम, तुगलक के बाद गुलाम, फिर आएगा लोदी, फिर आएगा कौन? लोदी कितने साल तक? 75 साल तक। और उसके बाद आएगा सैयद कितने साल तक? तो सैयद आपका 37 साल तक। और लास्ट में आएगा खिलजी वंश जो आपका लगभग 30 सालों तक दिल्ली पर शासन करता है। और यही पांचों वंशों को हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। किसे? तो दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। स्टार्ट करते हैं एक को पढ़ना, गुलाम वंश से। किसे? तो गुलाम वंश से। गुलाम वंश स्टार्ट होता है आपका 1206 से और कब तक चलता है भाई? 1290 तक, यानी लगभग 84 साल तक गुलाम वंश रहता है। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश के संस्थापक हो जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हो जाते हैं भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाते हैं। इस वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? तो इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था और मोहम्मद गोरी की बेटी को फंसा लिया था और उसके बाद फिर दिल्ली में आके बस गया था। इस वंश का दरबारी भाषा जो था वो फारसी था। इस वंश का यानी गुलाम वंश का दरबारी भाषा क्या था? तो फारसी भाषा था। और इस वंश का सबसे प्रमुख भाषा थी और इस वंश की जो है फारसी भाषा सबसे प्रमुख भाषा हुआ करती थी। गुलाम वंश को इलबरी, ममलुक या दास कहा जाता था। गुलाम वंश को क्या कहा जाता था भाई? इलबरी या फिर ममलुक या फिर दास। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। गुलाम वंश को निम्नलिखित में से कहा जाता है इलबरी, ममलुक और दास। इस वंश का प्रथम शासक हो जाता है कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। गुलाम वंश के प्रमुख शासक हो जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबी वंश का था। कुतुबुद्दीन ऐबक पूछेगा किस वंश का था भाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका हो जाता है कुतुबी वंश का। किस वंश का? कुतुबी वंश का। तो गुलाम वंश के प्रमुख शासक कौन हो जाते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका रुकनुद्दीन
फिर है रजिया सुल्तान, फिर बरहम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन शाह, बलबन उलुग खान और केकुबर, और लास्ट में आ जाता है आपका क्यूमर्स। कौन आ जाता है? क्यूमर्स। उसके बाद आपका खिलजी वंश का आगमन होता है। चलो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाते हैं गुलाम वंश के संस्थापक, और इन्होंने अपना कार्यकाल स्टार्ट करता है 1206 में। कब? 1206 में, और लगभग मात्र 400 साल तक इनका कार्यकाल रहता है। बहुत ही छोटा कार्यकाल रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक का। ऐबक मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख गुलामों में से एक थे। बताए थे कि मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम हुआ करते थे। कौन कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दोज और कुबाजा। कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दोज और कुबाजा किसके गुलाम थे? मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है, और दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बन जाता है। कौन हो जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला तुर्क शासक माना जाता है। दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले ऐबक दिल्ली का गवर्नर हुआ करता था। कहाँ का? दिल्ली का गवर्नर कौन हुआ करता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था। इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक तथा सिपलाकार की उपाधि धारण की है। ये गरीबों के प्रति बहुत ज्यादा दया भाव रखता था, जिसके कारण इसको क्या कहा गया है? हातिम कहा गया है। क्या कहा गया भाई? हातिम। तो हातिम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। क्यों? क्योंकि यह गरीबों के प्रति बहुत ही दया भाव का व्यवहार रखता था। ये लाखों में दान देता था। कौन? तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। इसीलिए इसको लाख बख्श भी कहा गया है। किसको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कौन सा बख्श? लाल बख्श कहा गया है। इन्हें पूरा कुरान याद था, तो कुरान याद रहने के कारण इसको कुरान खान की उपाधि दी गई है। कौन सी खान की? कुरान खान की उपाधि किसको दी गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों? क्योंकि इनको पूरा कुरान ही याद था। किसको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। इनके दरबार में मिनहाज उस सिराज रहते थे। कौन रहते थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में मिनहाज उस सिराज रहते थे, जिन्होंने तबकात ए नासरी पुस्तक लिखी है। तो क्वेश्चन आएगा तबकात ए नासरी किसके द्वारा लिखा गया है? तबकात ए नासरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो तबकात ए नासरी आपका लिखा गया है मिनहाज उस सिराज के द्वारा। मिनहाज उस सिराज किसके दरबार में रहते थे? तो मिनहाज उस सिराज कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। इनके दरबार में हसन निजामी भी रहते थे। कौन रहते थे? हसन निजामी। किनके दरबार में? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। कौन? तो हसन निजामी रहते थे, जिन्होंने ताज उल नासिर पुस्तक लिखी है। तो क्वेश्चन आएगा ताज उल नासिर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ताज उल नासिर पुस्तक लिखा गया है हसन निजामी द्वारा। किसके द्वारा? हसन निजामी द्वारा। ऐबक ने यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर विजय के बाद वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाया था। तो क्वेश्चन आएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। कहाँ पे? अजमेर में। अजमेर विजय के बाद। अजमेर विजय के बाद। अगला देखो, ऐसा माना जाता है कि वह किसी संस्कृति विद्यालय के स्थान पर बनवाया गया प्रथम मस्जिद था। प्रथम मस्जिद कौन सा हो जाता है आपका? तो किसी विद्यालय पर, किसी संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया क्या बोलते हैं? मस्जिद था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब इस्लाम मस्जिद बनवाई तथा इसके प्रांगण में लौह स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का स्मृति भी मिलता है। इनके प्रांगण में जो है लौह स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का स्मृति भी मिलता है। किसके प्रांगण में? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण कुतुबुद्दीन इस्लाम मस्जिद से मिलता है। कहाँ से? तो इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण जो है कुतुबुद्दीन इस्लाम मस्जिद से ही मिलता है। किसका उदाहरण? कुतुब इस्लाम मस्जिद। इंडो इस्लामिक कला का इस क्वेश्चन आएगा कि इंडो इस्लामिक कला का सबसे खास उदाहरण कौन सा है? तो कुबतुल इस्लाम मस्जिद। चलो, यह भारत की पहली मस्जिद थी। ऐबक के गुरु थे बख्तियार काकी। ऐबक के गुरु कौन हुआ करते थे? तो बख्तियार काकी हुआ करते थे। और कुतुब निगार बख्तियार काकी के याद में
ऐबक द्वारा बनाया गया था कुतुब मीनार। कौन सा मीनार? कुतुब मीनार। किसके याद में बनाया गया था? बख्तियार काकी के। बख्तियार काकी कौन थे? तो बख्तियार काकी थे कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु जी। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कौन थे? बख्तियार काकी, और उन्हीं की याद में बनाया गया था कुतुब मीनार। तो क्वेश्चन आएगा कुतुब मीनार के कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऐबक ने अफगानिस्तान के जाम मीनार से प्रेरित होकर दिल्ली यानी मेहरौली में कुतुब मीनार 1193 में बनवाई, किंतु पूरा नहीं कर सका। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अफगानिस्तान में था एक जाम मीनार। अफगानिस्तान में क्या था? जाम मीनार। तो वहीं से प्रेरणा लेकर दिल्ली के जो एक छोटा सा जगह है जहाँ का नाम है मेहरौली, मेहरौली की वो घटना भी हुई थी ना 2022 में शायद, श्रद्धा मर्डर केस। तो मेहरौली में कुतुब मीनार बनाया गया था। कब? तो 1193 में। कब? 1193 में, किंतु वह पूरा नहीं हो सका। कुतुब मीनार जो है पूरा नहीं हो सका। अच्छा, किसके याद में बनाया था? तो कुतुब मीनार जो है बख्तियार काकी के याद में बनाया गया था। बख्तियार काकी कौन था? तो बख्तियार काकी था कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार को 2 मंजिल बनवाया, जबकि शेष 3 मंजिल को इल्तुतमिश ने जो है पूरा किया है। मोहम्मद बिन तुगलक का जब शासनकाल आता है, जब तुगलक वंश पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि जब मोहम्मद बिन तुगलक आता है तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस मीनार पर बिजली गिर गया था। इस मीनार पर क्या हुआ था? न बिजली गिर गया था, जिसके कारण जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण कराया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मीनार पर क्या गिरा था? बिजली गिरा था, लेकिन कौन इसका मरम्मत करवाया था या फिर पुनर्निर्माण कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इस मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाया था। तो क्वेश्चन आएगा अलाई मीनार किसका है? तो अलाउद्दीन खिलजी का है। किसके प्रतिद्वंदी में बनाया गया था? तो क्या बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी में बनाया गया था अलाई मीनार, किंतु इंजीनियर की गलती के कारण जो है यह असफल रहा था। कौन सा? अलाई मीनार। अलाई मीनार कौन बनाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन बनाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला देखो, अगला देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार बनवाया था। जो कुतुब इस्लाम मस्जिद बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, उसके प्रवेश द्वार के रूप में जो है अलाई दरबार बनाया था। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़ों से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है। ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी था ऐबक का सेनापति। ऐबक का मकबरा लाहौर में है। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को ही बनाया था। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का देवता। ऐबक घुड़सवारी और धनुर्विद्या अब्दुल अजीज खुफी द्वारा सिखाया गया था। यानी ऐबक को घुड़सवारी किसके द्वारा सिखाया गया था? तो अब्दुल अजीज खुफी द्वारा सिखाया गया था घुड़सवारी और धनुर्विद्या। चलो, ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का देवता। ऐबक का सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाता है चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में, तो उसके बाद अगला शासक बन जाता है कौन? आराम शाह। कौन बन जाता है भाई? आराम शाह बन जाता है। 1210 से इसका कार्यकाल रहता है 1 साल तक। आराम शाह का कार्यकाल 1 साल तक रहता है, यानी 1210 से लेकर 1211 ईस्वी तक आराम शाह शासन करता है। यह ऐबक का उत्तराधिकारी है। तो क्वेश्चन आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी हो जाता है आपका आराम शाह। कौन हो जाता है? आराम शाह हो जाता है, किंतु अयोग्य शासक था। अब जब भाई कोई भी चीज हो, अगर यदि आप अयोग्य हैं तो आपको ज़्यादा दिन तक शासन करने का हक नहीं है और नहीं करने दिया जाएगा। कोई आएगा अच्छा वाला योग्य शासक आपको मार देगा या हटा देगा और वो खुद शासक बन जाएगा। तो 1212 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बन जाता है। तो अगला शासक कौन बनेगा? इल्तुतमिश। कौन हटाया? इल्तुतमिश।
किसको हटाया? आराम शाह को। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन शासक बना? आराम शाह। कब बना आराम शाह शासक? 1210 में। इस आराम शाह को हटाया कौन? इल्तुतमिश ने। कब हटाया? 1212 में। यह मात्र 8 महीने तक शासन किया था। कौन? तो आपका आराम शाह। इसकी हत्या इल्तुतमिश द्वारा कर दी गई और अगला शासक बन जाता है आपका इल्तुतमिश। कौन बन जाता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था। कौन था? इल्तुतमिश तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ये शमसी वंश से बिलोंग करता था। कौन? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है किस वंश से बिलोंग करता था? यूपीएससी का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक शमसी वंश का शासक था। तो इल्तुतमिश जो है शमसी वंश से बिलोंग करता था। ये जो है आपका 1211 ईस्वी में शासक बनता है। आराम शाह के बाद शासक कौन बनता है? तो इल्तुतमिश बनता है। इल्तुतमिश का कार्यकाल लगभग जाता है 1236 तक। 1236 तक। और इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। क्यों? क्योंकि यह जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो खुद एक गुलाम था और उसका गुलाम हुआ आपका इल्तुतमिश, इसलिए गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। यह यानी इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। इसके बचपन का नाम की अगर बात करें तो बचपन का नाम हो जाता है अल्तमश। क्या हो जाता है बचपन का नाम? अल्तमश। किसका? तो इल्तुतमिश का। इसका पूरा नाम शस्मुद्दीन इल्तुतमिश था। क्या था? शस्मुद्दीन इल्तुतमिश। अजीब टाइप का नाम है, शस्मुद्दीन इल्तुतमिश। शस्मुद्दीन इल्तुतमिश। इनके पिता का नाम की अगर बात करें तो इस्लाम खां। पिता का नाम इस्लाम खां। किसके पिता? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का पूरा नाम शस्मुद्दीन इल्तुतमिश और इल्तुतमिश का बचपन का नाम अल्तमश। चलो, इनके पिता क्या नाम हो जाता है? तो इस्लाम खां। क्या नाम हो जाता है? इस्लाम खां, जो इल्बरी तुर्क था। कौन सा तुर्क था भाई? इल्बरी तुर्क था। 1215 के तराइन के तृतीय युद्ध में इसने याल्दोज को पराजित कर दिया। किसको? याल्दोज को। याल्दोज कौन था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कौन? मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था आपका याल्दोज। याल्दोज को कौन पराजित कर देता है? तो याल्दोज को पराजित कर देता है इल्तुतमिश। कब? तो 1215 में होता है तराइन का तृतीय युद्ध। कब होता है भाई? 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध होता है। तराइन का तृतीय युद्ध होता है। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण किया और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। शासक बनने से पहले यह बदायूं यानी यूपी का जो है सूबेदार हुआ करता था। कहाँ का? यूपी का सूबेदार हुआ करता था। कौन? इल्तुतमिश। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली को बनाया। अब दिल्ली कहाँ आ गया है? तो राजधानी कहाँ हो गया है? दिल्ली पर। इसने शासक बनने के लिए खलीफा अल मुस्तियर बिल्ला से खिलाफत यानी डिग्री हासिल की। जिस तरह अभी हम लोग फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं ना, उसी तरह शासक बनने के लिए खलीफा से क्या किया जाता था? तो डिग्री हासिल करना पड़ता था। तो इन्होंने जो है इल्तुतमिश ने शासक बनने के लिए खलीफा अल मुनस्सिर बिल्ला से, किसे? अल मुनस्सिर बिल्ला से खिलत यानी डिग्री हासिल की थी। इसे चांद का टाका तथा तांबे का जितल प्रारंभ किया था। इसने जो है कौन? इल्तुतमिश ने चांद का टाका तथा तांबे का जितल प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश को गुंबद तथा मकबरा निर्माण का जनक कहा जाता है। किसको? तो इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा सुल्तानगढ़ी में बनवाया था। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र, उसका पुत्र का क्या नाम था? नसीरुद्दीन मोहम्मद, तो उसका मकबरा जो है सुल्तानगढ़ी में बनवाया था। इल्तुतमिश जो है न्याय मांगने के लिए एक पद्धति अपनाया, लाल वस्त्र पहनने की परंपरा। कौन सी पद्धति? लाल वस्त्र पहनने की परंपरा। इल्तुतमिश ने वेतन के बदले भूदान दिया। इल्तुतमिश क्या करता है? तो वेतन के बदले लोगों को भूदान देता है और इसको इक्ता व्यवस्था का नाम देता है। तो इक्ता व्यवस्था शुरू करने वाले शासक कौन आ जाते हैं? इल्तुतमिश। इक्ता व्यवस्था, ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश। इसने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया जिसे तुर्काइन चालीसा कहा गया। क्या? तुर्काइक चहलगम या फिर चालीसा दल कहा गया। चालीसा दल क्या था? तो इल्तुतमिश द्वारा
40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया गया और इसी का नाम दिया गया चालीसा दल या फिर तुर्काइक चहलगम। इसके समय जियाउद्दीन मांगबरनी, जब इल्तुतमिश का शासन चल रहा था, अब दिल्ली में शासन कौन संभाल रहा है? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जब शासन संभाल रहा था तो जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खा जो आता है दिल्ली के सीमा तक पहुंच जाता है और इल्तुतमिश से जियाउद्दीन मांगबरनी हेल्प मांगता है, लेकिन जियाउद्दीन मांगबरनी का इल्तुतमिश हेल्प नहीं करता है। वही चीज लिखा है, इल्तुतमिश ने जियाउद्दीन को अपना शरण नहीं दी। इल्तुतमिश को शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। अगला देखो, बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। यह शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था। तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक मिनहाज उस सिराज हो जाते हैं। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इसने अपने जीवन काल में ही अपनी बेटी रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिए थे। इनका कहना था कि मेरा जैसे ही मृत्यु होगा उसके बाद मेरा उत्तराधिकारी जो है मेरी बेटी रजिया सुल्तान शासिका बनेगी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया सुल्तान को शासक न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया। रजिया ने न्याय के लिए जो इसके बाप द्वारा चलाया गया था लाल वस्त्र की पद्धति, उसको पहनकर मस्जिद के आगे चली गई और जनता से अपना हस्तक्षेप के बाद वह शासिका बन जाती है। तो अगला शासक कौन बन जाएगा? तो अगला शासक बन जाएगा आपका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान शासिका कब बनेगी? तो 1236 में। कब तक चलेगा? तो इनका भी शासनकाल बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। 1240 में इनकी हत्या कर दी जाती है, फिर अगला शासक बनता है। तो अब किसके बारे में पढ़ना है? रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान 1236 में शासिका बनती है। तो भारत की प्रथम महिला शासिका के रूप में रजिया सुल्तान ने अपना योगदान दिया। भारत की प्रथम महिला शासिका थी। वह पुरुषों की भांति वस्त्र पहनकर शासन करने लगी और 40 तुर्क सरदारों को 40 तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था। रजिया सुल्तान को तो वैसे भी 40 दौल जो है स्वीकार नहीं करता था रानी के रूप में या फिर राजा के रूप में। दिल्ली के मलिक याकूत, दिल्ली के कौन थे? मलिक याकूत असो शाल का प्रधान के साथ रजिया का घनिष्ठ संबंध था। तवर हिंद यानी भटिंडा पंजाब के इक्तदार मलिक इल्तुनिया ने रजिया की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, जिस कारण रजिया ने उस पर आक्रमण किया और फिर युद्ध में खुद हारता देख रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया को विवाह करने का संदेश दिया और विवाह कर लिया। किंतु रास्ते में लौटते समय डाकुओं ने क्या किया? हमले में हरियाणा के कैथल में, कहाँ पे? हरियाणा के कैथल में रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी। दिल्ली में 40 सरदारों ने याकूत की हत्या कर दी। फिर रजिया एक असफल शासिका साबित हो गई और इसका प्रमुख कारण इसका महिला होना था। इतिहासकारों एल्फिंट का कहना है कि अगर रजिया महिला ना होती तो इसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। इतिहासकार मिनहाज का कहना है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरन उसके समस्त गुण उनके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वे प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए था। कौन बता रहे हैं? तो मिनहाज उस सिराज बता रहे हैं। अगला शासक कौन बन जाता है भाई? रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई, याकूत की मृत्यु हो गई, तो अगला सुल्तान बन जाता है बरहम शाह। कौन बन जाता है भाई? बरहम शाह। बरहम शाह शासक बनता है आपका 1240 में। कब बनता है? 1240 में। रजिया सुल्तान के बाद बरहम शाह 1240 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। बरहम शाह को दिल्ली के तुर्क सरदारों द्वारा बंदी बनाकर 1242 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है। अगला शासक बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अगला शासक कौन बनता है? अलाउद्दीन मसूद शाह। 1242 से 1246 तक यह दिल्ली के गद्दी पर बैठता है 1242 में। कब? 1242 में। कौन?
तो अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन बनता है भाई? अलाउद्दीन मसूद शाह। यह सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित करवाया था। यह अपना अमीर हिजाब गयासुद्दीन बलबन को नियुक्त करता है। बलबन के संयंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन मोहम्मद गद्दी पर क्या करता है ना, बैठ जाता है। अगला शासक बन जाता है आपका नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। कौन बन जाता है भाई? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। कब? तो 1246 में। इनका कार्यकाल लगभग 20 सालों का रहता है। 1266 में इनकी हत्या फिर कर दी जाती है और अगला शासक फिर बनता है। तो अभी हम लोग को पढ़ना है फिर क्या, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के बारे में। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह यह एक मृतव्यापी यानी कम खर्चीला वाला शासक था। कौन? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। ये आपके रहे नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह जो है एक मृतव्ययी यानी कम खर्चीला वाले शासक हुए। यह टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करते थे। इसने एक गुलाम को चालीसा दल के स्थान दिया था। यह गुलाम बलवन था। इसने बलवन को उल्लू खान की उपाधि दी। बलवन को कौन सी खान की उपाधि दी? तो उल्लू खान को। इसके समय बलवन की शक्तियां जो है बहुत ही बढ़ गई। इनकी मृत्यु के बाद, इसकी मृत्यु 1265 ईस्वी के बाद इसका उत्तराधिकारी गयासुद्दीन बलवन बन जाता है। उत्तराधिकारी कौन बन जाता है भाई? गयासुद्दीन बलवन। यह दिल्ली के गद्दी पर बैठता है 1246 ईस्वी में। नसीरुद्दीन का मकबरा सुल्तानगढ़ी में है। नसीरुद्दीन का मकबरा कहाँ पे है? सुल्तानगढ़ी में। अब अगला शासक कौन है? बलबन। कौन है भाई? बलबन। बलबन का पूरा नाम क्या है? तो बलबन का पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। यह ईरान का रहने वाला था। कहाँ का था? ईरान का रहने वाला था। कौन? तो बलबन। बलबन आपका कहाँ का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला शासक था। यह ईरान का रहने वाला था। इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम था? गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसीरुद्दीन मुल्तान का प्रधानमंत्री था। कहाँ का? बलबन नसीरुद्दीन सुल्तान का प्रधानमंत्री था। रजिया सुल्तान के समय बलबन अमीर ए शिकार के पद पर था। किस पद पर था? अमीर ए शिकार के पद पर था। दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले बलबन को महमूद शाह सुल्तान ने अपने अमीर हजीब बनाया था। यह दिल्ली के गद्दी पर 1266 ईस्वी में बैठता है। इसने सजदा यानी घुटने पर बैठकर शीश नवाने तथा पैगोस जैसी ईरानी पद्धति को भारत में लागू किया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में पैगोस तथा सजदा को कौन लागू किया था? तो कौन आपका हो जाएगा? बलबन। बलबन ने सजदा क्या होता है भाई? तो घुटने पर बैठकर जो है शीश इस तरह करके किया जाता है, इसको सजदा कहा जाता है। और पैगोस यानी पांव को चूमना जैसे ईरानी पद्धति को भारत में लागू करता है। इसने नवरोज त्योहार फारसी में प्रारंभ किया। इसने राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू किया। इसने कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है यानी राजा का छाया होता है। इसने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई अर्थात आक्रमण नीति को अपनाया। बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। यही चालीसा दल जो है जो रजिया सुल्तान को अच्छा शासिका नहीं बनने दिया। बलबन में यूपी के गुन मुक्तेश्वर में एक मस्जिद बनवाई। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल्लू खान की उपाधि दी। तो उल्लू खान की उपाधि बलबन को किसने दी? नसीरुद्दीन मोहम्मद ने। यह अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति पर किया था। यह अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद दैव जिले इलाही का उपाधि धारण किया। तो जिले इलाही का उपाधि धारण करने वाला शासक कौन हो जाता है? आपका बलबन। चलो अगला देखो। बलबन ने स्वयं को नाइब ई खुदाई कहा था। क्या कहा था भाई? बलबन ने स्वयं को नाइब ई खुदाई कहा था। प्रथम बार इमारतों में मौजूद शाही मेहराब बलबन के मकबरा में देखा गया था। भारत में प्रथम बलबन का मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ था। बलबन ने सीमा बिस्तर की नीति को नहीं अपनाई। इसके शासनकाल में विद्रोह करने वाले तुगरिल खान बंगाल का गवर्नर बनना था। बलबन
दिल्ली का प्रथम मुल्तान था जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन किया था। इसी के समय सेना को वंशानुगत बना दिया। अब जो है सेना वंशानुगत चलेगी। इसने दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की। क्वेश्चन आ सकता है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज क्या थी? तो एक सैन्य विभाग थी। किसके द्वारा स्थापना किया गया है? बलबन द्वारा। फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। 1286 ईस्वी में फिरोज शाह ने इसकी हत्या कर दी, जिसे जलालुद्दीन खिलजी कहते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने 1286 ईस्वी में बलबन की हत्या कर दी। अगला शासक केकुबार बना, जो एक अयोग्य शासक साबित हुआ। इसने 1 वर्ष तक शासन किया। अगला शासक कौन बनता है? केकुबार। केकुबार कितने वर्ष तक शासन करता है भाई? 1 वर्ष तक। केकुबार 1287 से लेकर 1290 तक रहा है। यह दिल्ली के गद्दी पर 1287 ईस्वी में बैठा। यह मुइनुद्दीन की उपाधि धारण किया था। इसके सेनापति का नाम था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा इसकी हत्या कर उसे यमुना नदी में फेंक दिया गया। इसी के साथ आपका गुलाम वंश खत्म हो जाता है। खिलजी द्वारा एक नए वंश की स्थापना किया जाता है जिसका नाम रहता है खिलजी वंश। अच्छा, इसकी हत्या के बाद और एक शासक बनता है जिसका नाम रहता है शमसुद्दीन खेमुश। क्या नाम रहता है? शमसुद्दीन खेमुश। केकुबार का पुत्र था शमसुद्दीन केमुश। शमसुद्दीन को केमुश की उपाधि दिया गया था और यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद अगला शासक कौन बन जाता है भाई? खिलजी वंश, जिसको हम लोग कल के वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतने ही। मिलते हैं कल के वीडियो में खिलजी वंश को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।